हेलो डियर एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ANTS FT4 जूलॉजी सेगमेंट। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है? दे आर ट्रू सिलोमेट विथ बायलैटरल सिमेट्री, विच एनिमल आर बीइंग रिफर्ड टू हेयर। आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से एनिमल हैं जो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं और ट्रू सिलोमेट हैं। अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको लार्वा भी मिलेगा और एडल्ट भी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, जबकि एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। और आपको यहाँ पे एडल्ट इकाइनोडर्म है, ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, लेकिन आपसे पूछा है बायलैटरली सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। एस्कीहेलेमिन्थिस की अगर हम बात करें तो एस्कीहेलेमिन्थिस बायलैटरल सिमेट्री तो शो करता है, लेकिन ये स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। प्लैटीहेलेमिन्थिस की बात करें तो प्लैटीहेलेमिन्थिस जो है ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, ये गलत हो गया। बचा हमारा एनेलिडा। एनेलिड्स जो हैं वो ट्रू सिलोमेट हैं और बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, तो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 152 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है DNA कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन एज इट इज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। देखिए DNA हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइड्रोफोबिक, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम आयन इंक्रीज द एफिशिएंसी विच DNA इंटर इनटू द बैक्टीरियम। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेल वॉल है। और अगर हम येलो कलर की बात करें तो ये जो दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया है हमारा, है ना। लेकिन अभी ये जो बैक्टीरिया है ये नॉन कॉम्पिटेंट सेल है। इसके अंदर ये एबिलिटी अभी नहीं है कि ये किसी भी DNA को अपटेक कर सके। तो नॉन कॉम्पिटेंट से हम कॉम्पिटेंट इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम डाइवेलेंट कटायन से इसे ट्रीट करते हैं, और वो जो डाइवेलेंट कटायन है वो है कैल्शियम +2। जब हम डाइवेलेंट कटायन डालेंगे तो पता है क्या होगा? ये जो आप सेल वॉल देख रहे हैं ना, इस सेल वॉल के अंदर पोर क्रिएट होगा और सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही रहेगा। अब ये जो बैक्टीरियल जो सेल आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरियल सेल कैसा हो गया? आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट सेल है ना। अब इसके अंदर DNA को हम मान लीजिए हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट DNA है। अब ये DNA इजिली क्या होगा? इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप आपको करना होगा, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट, है ना। तो मुझे बताना क्या कहता है स्टेटमेंट 2। ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम आयन इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच DNA इंटर इनटू द बैक्टीरियम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले बैक्टीरिया नॉन कॉम्पिटेंट था, उसके अंदर DNA इंटर नहीं कर पा रहा था, तो हमने इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया, इसे कॉम्पिटेंट बनाया। किससे ट्रीट करके? कैल्शियम +2। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आइए ऑप्शन क्या कहता है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 1 कभी करेक्ट है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हाँ, 1 इनकरेक्ट है, लेकिन सी और डी देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 153 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन विथ ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। और पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है कहता है स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस अ स्पर्म सेल बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी एज से ही स्टार्ट होता है ना। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। आगे देखते हैं स्टेटमेंट बी क्या कहता है? ऑल द स्पर्मेटोगोनिया पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर पीरियोडिकली माइटोसिस डिवीजन होता है और वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं
स्टेटमेंट हमारा सी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक बात बताओ, अभी अभी मैंने जिक्र किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज पे, तो बताइए कि फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे कंप्लीट होगा? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। और आखिरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डी कहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। हम सभी जानते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो उसके अंदर कितना होगा? आप कह सकते हैं 23। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट, यानी स्टेटमेंट ए एंड डी हमारा करेक्ट है। ए और डी स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन डी में है, तो 153 का करेक्ट आंसर होगा डी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लीन। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है? असर्शन रीजन का सवाल है। इन ह्यूमन ऑल कॉपुलेशन कैन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एवरी फर्टिलाइजेशन नॉट रिजल्ट इनटू फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। रीजन क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुला। ये भी स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है दोनों, और ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, असर्शन को। तो हमारा जो आंसर होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। हमें पता है कई लोगों ने इस क्वेश्चन में गलती कर दिया होगा। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन ऑप्शन को उल्टा कर दिया है। जनरली जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर होता है, ए में होता है, और ये बी में होता है ना। लेकिन खैर कोई नहीं। तो ये हमारा 154 का करेक्ट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 155। क्या कहता है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग। यहाँ पे आपके सामने कई सारे डिजीज़ के नाम दे रखे हैं और आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो स्मोकिंग से नहीं होता है ना। हम लंग्स कैंसर की बात करें, स्मोकिंग से रिलेटेड है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की बात करें, स्मोकिंग से रिलेटेड है। थ्रोट कैंसर की अगर हम बात करें, ये भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग से रिलेटेड है। एम्फाइसीमा स्मोकिंग से रिलेटेड है। कोरोनरी हार्ट डिजीज स्मोकिंग से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक अल्सर ये भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। सिर्फ ऐसा एड्स ही आपको एक दिख रहा होगा, एड्स, जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 156। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। सबसे पहले आप मीनिंग समझना कि डायूरेसिस होता क्या है। अगर हम डायूरेसिस की बात करें तो इसमें जो यूरिन का जो वॉल्यूम है, यूरिन जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस को कौन प्रिवेंट कर रहा है ना। पहला ऑप्शन कहता है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। सर हमें ये बात पता है कि एल्डोस्टेरॉन जो है जब रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेगा तो वहाँ से साल्ट और वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, और जब साल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और यूरिन का वॉल्यूम घटेगा, और यूरिन का वॉल्यूम कम करना ही क्या कहलाता है? आप कह सकते हैं कि डायूरेसिस को आपने प्रिवेंट किया। तो किसने प्रिवेंट किया? एल्डोस्टेरॉन ने। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है ना। और आपसे पूछ रहा था बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए। लेकिन फिर भी हमारे पास 3 ऑप्शन और है, उसे भी हम एक बार चेक करते हैं, है ना। कहता है ऑप्शन बी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। सर ये स्टेटमेंट ही हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है ये वैसो डायलेशन करता है, जिस वजह से ये गलत हो गया, है ना। आगे कहता है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल। थोड़ा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिएगा, जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो हमारे किडनी के अंदर जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल हैं, जो जेजी सेल हैं, वो एक्टिवेट होगा, और जेजी सेल एक्टिवेट होने के बाद ये रिलीज करता है एक केमिकल रेनिन, है ना। और ये रेनिन क्या करेगा कि जो लीवर से निकलने वाला
अगर हम बात करें लीवर से निकलने वाला जो एंजियोटेंसिनोजेन है, एंजियोटेंसिनोजेन है, उसको कन्वर्ट कर देगा ये टेंसिन 1 में, और ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन जो 2 है ये 3 तरह से हमारे बॉडी में काम करते हैं। पहला कि ये हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर वर्क करता है और थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा, जिससे हम वाटर को ड्रिंक करेंगे, और वाटर ड्रिंक करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, आप कह सकते हैं बढ़ेगा। दूसरा, ये एंजियोटेंसिन 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है और ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है, आप कह सकते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और आखिरी अगर हम बात करें तो ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है और यहाँ से रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन, क्लियर है। और एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा तो ये रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है, और रीनल ट्यूब्यूल पे अभी हमने कहा कि ये रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम और वाटर का, और सोडियम और वाटर अगर रीएब्जॉर्ब होगा तो मुझे बताना ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो दे रखा है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन, नहीं, यहाँ पे डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। आगे बात करते हैं, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन, यानी हाइपोसिक्रेशन का ये जिक्र कर रहा है, और हाइपोसिक्रेशन होगा अगर एडीएच का तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ना ही क्या कहलाता है, डायूरेसिस। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन है जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 156 का ए, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 157, है ना। मार्क द इनकरेक्ट मैच। क्या कहता है, जीन थेरेपी, यूज ऑफ रेट्रोवायरस टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इनटू द होस्ट सेल। देखिए जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 1990 में सबसे पहली बार सक्सेसफुल जीन थेरेपी किया गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर। वो फीमेल सफ़र कर रही थी, किससे, कौन से एडीए एंजाइम की डिफिशिएंसी से सफ़र कर रही थी। तो हमने क्या किया कि जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट को हमने निकाला, और उस लिम्फोसाइट के अंदर हमने एक नॉर्मल पेशेंट का, नॉर्मल पर्सन का जो एडीए जीन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फॉर्म में हमने रेट्रोवायरस के साथ, रेट्रोवायरस की हेल्प से हमने उस लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। फिर हमने कल्चर करवाया, सिलेक्शन के बाद, कल्चर करवाने के बाद हमने उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे यही बात कहता है कि जीन थेरेपी के अंदर हम रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, पीसीआर, यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, है ना। देखिएगा कई सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिनका कन्वेंशनल मेथड से आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, पीसीआर टेक्निक का यूज़ करना होता है। चाहे आप सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर एचआईवी की आप डायग्नोसिस करें, ठीक है, या तो आप कैंसर सस्पेक्टेड जो कैंसर पेशेंट है आप उनके अंदर म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है एलाइजा, डिटेक्शन ऑफ नॉन प्रोटीनियस एंटीजन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एलाइजा के अंदर जो डिटेक्शन हम करते हैं वो एंटीजन का करते हैं, लेकिन वो एंटीजन या तो प्रोटीनियस होता है या तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है नॉन प्रोटीनियस, जिसकी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, और गलत होने की वजह से आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट मैच। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है प्रोब, है ना। इसके बारे में भी एक बार हम देखते हैं। प्रोब जो होता है या हो सकता है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, इसके साथ अटैच होता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। प्रोब की खास बात होती है कि ये जो प्रोब होता है ये नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब मान लीजिए कि हमें शक है कि
डाउट है इस चीज़ का कि कहीं हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन तो नहीं हो गया, तो आप कुछ मत कीजिए, सेल से आइसोलेट कीजिए डीएनए को, ठीक है, उसमें आप प्रोब डाल दीजिए, ठीक। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ होगा तो प्रोब जो है आपके डीएनए के साथ क्या करेगा बताइए, एमआरएनए के साथ आप पहले ट्रांसक्रिप्शन करवा लीजिए, एमआरएनए के साथ वो जाकर बाइंड कर जाएगा। अब आप ऑटो रेडियोग्राफी करें, और जब ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे, ठीक है, तो आपको एक्सरे फिल्म के ऊपर आपको वाइट बैंड आपको दिखाई देगा। इसका मतलब कि आपके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ है। लेकिन जिस पर्सन के अंदर म्यूटेशन हुआ होगा उसके जेनेटिक मटेरियल को हम निकालेंगे, ठीक। हमें पहले पता नहीं है कि उसके अंदर म्यूटेशन हुआ या नहीं है, हमने सस्पेक्टेड पर्सन से जेनेटिक मटेरियल को निकाला, डीएनए को निकाला, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाया, ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद हमने प्रोब डाल दिया। लेकिन ये जो प्रोब है ये बाइंड नहीं किया, और जब बाइंड नहीं किया अब हम ऑटो रेडियोग्राफी करवाते हैं, और ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो यहाँ पे वाइट बैंड अपीयर नहीं होता है। इसका मतलब कि प्रोब जो है ये बाइंड नहीं किया है। बाइंड क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है। तो यही बात यहाँ पे कहता है, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल विल नेवर हाइब्रिडाइज विथ म्यूटेंट जीन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 157 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 158। क्या कहता है? द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस। सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा ताकि अच्छे से चीज़ों को हम समझ सकें। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये यूट्रिक्यूलस है। ये जो आप दिख रहा है ये सैक्यूल्स है। ये यूट्रिक्यूलस है और ये कौन है? सैक्यूल्स। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब यूट्रिक्यूलस और सैक्यूल्स के अंदर इन दोनों की अगर आप बात करेंगे तो आपको प्रोजेक्टिंग रीजेस आपको मिलेगा। प्रोजेक्टिंग रीजेस आपको मिलेंगे। ये जो प्रोजेक्टिंग रीजेस की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है मैकुला। क्या नाम है? मैकुला, ठीक। और दिस मैकुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें यूट्रिकुलस की तो यहाँ से एराइज होता है 3 सेमी सर्कुलर कनाल। यहाँ से जब आप देखेंगे तो एराइज होगा 3 सेमी सर्कुलर कनाल, ठीक। ये आप देख रहे हैं 3 सेमी सर्कुलर कनाल है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सटर्नल। जहाँ पे सेमी सर्कुलर कनाल ऑरिजिनेट होता है वहाँ पे आपको उसके ऑरिजिन पॉइंट को हम कहेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला, है ना। ये जो आप एम्पुला देख रहे हैं, इस एम्पुला वाले पार्ट में आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्टिंग रीजेस, और यहाँ पे एम्पुला में जो प्रोजेक्टिंग रीजेस आपको मिल रहा है इसे हम कहेंगे क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टा एम्पुलरिस। और ये जो क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आप कह सकते हैं काइनेटिक बैलेंस के लिए, या आप कह सकते हैं स्टैटिक बैलेंस के लिए। माफ कीजिएगा, स्टैटिक बैलेंस नहीं, आप कहेंगे डायनेमिक बैलेंस के लिए। काइनेटिक बैलेंस या डायनेमिक बैलेंस। इतनी बात समझ में आया? अब आपका ऑप्शन क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। यस, हमारा यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये वेस्टिबुलर एपरेटस है, और इस वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर जो हमारा क्रिस्टा है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, और जो मैकुला है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने एक टर्म यूज किया वेस्टिबुलर एपरेटस। इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं? तो देखो, यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स, इन दोनों को मिलाकर हम कलेक्टिवली कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल के साथ अगर हम इन 3 सेमी सर्कुलर कनाल की बात करें, सेमी सर्कुलर कनाल की अगर हम बात करें, तो अब हम इसे कहेंगे वेस्टिब्यूलर एपरेटस कहेंगे। इतनी बात समझ में आया? सैक्यूल्स एंड यूट्रिकुलस क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी सर्कुलर कनाल क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और इस वेस्टिबुलर एपरेटस को देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 सेंसरी स्पेसिफिक सेंसरी स्ट्रक्चर है, एक का नाम है क्रिस्टा और दूसरे का नाम है मैकुला। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये तो सही है ना, ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 को देखते हैं क्या कहता है। वेस्टिबुलर एपरेटस इन इंटरनल ईयर इज अ मेडअप ऑफ सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स प्रेजेंट बिलो द कॉक्लिया। ये स्ट्रक्चर कॉक्लिया के नीचे तो होता है, लेकिन सिर्फ वेस्टिबुलर एपरेटस सैक्यूल्स और यूट्रिकल्स से नहीं बनते हैं, बल्कि इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कनाल भी होता है। तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कनाल को नहीं दे रखा है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है ना। तो अब देखिए कहाँ पे है हमारा करेक्ट आंसर।
बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यस, एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 158 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 159। क्या कहता है? अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, है ना। एक पर्सन है जिसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, कौन सा ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना। पहला जो ग्लैंड दे रखा है वो है पैरोटिड ग्लैंड। आप जानते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी ग्लैंड का कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में कोई भी रोल नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। पैनक्रियास इज द डिस्टल रीजन ऑफ स्टमक, ठीक है ना, ये भी इसका कोई सेंस नहीं बनता, पैनक्रियास का कोई रोल नहीं होता। थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड एबव द ट्रैकिया, ठीक है, इसका भी कोई रोल नहीं होता। अब बचता है एक ग्लैंड जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखो इधर, अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड जो हार्मोन है ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे हम हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? और ब्लड में ये फॉस्फोरस के लेवल को, फॉस्फेट जो है, ठीक है ना, आप कह सकते हैं ब्लड के अंदर जो फॉस्फेट का जो लेवल है वो बताइए उसे क्या करेगा? कम करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो हाइपर कैल्सीमिया ये कॉज करता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया कॉज करता है। अब सोचो कि अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड अगर अफेक्ट हो जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना, जो फॉस्फेट की कहानी, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 160। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली मैच, है ना, रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कार्डियक मसल्स। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कार्डियक मसल्स। आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कार्डियक मसल्स इज प्रेजेंट इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल। हम सभी जानते हैं अगर हम हार्ट वॉल की बात करें तो उसमें 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम का बना होता है, लेकिन मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स का बना होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है? सही है। मसल्स फाइबर ऑफ दिस मसल्स आर स्ट्राइएटेड एंड ब्रांच। हम ये भी जानते हैं कार्डियक मसल्स जो होता है वो ब्रांच होता है, और मसल्स फाइबर के अंदर आपको डार्क एंड लाइट बैंड रिपीटेड पैटर्न में आपको मिलेंगे, उसे हम स्ट्राइएशन कहते हैं। और स्ट्राइएशन जिस मसल्स में मिलेगा उसे हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं, राइट। और कार्डियक मसल्स में स्ट्राइएशन मिलता है, तो ये क्या है? स्ट्राइएटेड मसल्स है, और ब्रांच भी है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ध्यान रखना, कार्डियक मसल्स में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेंगे, और इंटरकैलेटेड डिस्क के ऊपर आपको मिलता है गैप जंक्शन, जो आयंस के कम्युनिकेशन के लिए, आयन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। अगर हम डी की बात करें, स्टेटमेंट कहता है दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। यहाँ तक तो सही है कि कार्डियक मसल्स जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। आगे कहता है एग्जिबिटिंग स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम। ठीक है, देखिए कार्डियक मसल्स जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। सिंसाइटल कंडीशन जो है आपको स्केलेटल मसल्स में मिलेगा, है ना। तो इसके वजह से हमारा ये फॉल्स हो गया, और आपसे पूछ रहा था रॉन्गली मैच, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 161। क्या कहता है? व्हाट हैपन टू मेजोरिटी ऑफ प्राइमरी फॉलिकल ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। आइए थोड़ा हम बात करते हैं। अगर हम फॉलिकल की बात कर रहे हैं तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जो फॉलिकल का जो नंबर होता है, ठीक है, वो होता है 4 to 6 मिलियन। लेकिन जब फीमेल का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पे, बर्थ पे आपको मिलता है फॉलिकल का नंबर जो है वो आपको मिलेगा 1.5 मिलियन, है ना, मिलियन। लेकिन जब फीमेल प्यूबर्टी एज को अटेन करेगी तो प्यूबर्टी पे अगर हम देखें पर ओवरी तो आपको मिलेगा 60,000 to 80,000। हम बात कर रहे हैं पर ओवरी। तो आपने क्या देखा कि फॉलिकल का जो नंबर है वो लगातार कमता जा रहा है,
डिक्रीज होता जा रहा है, और फॉलिकल का नंबर डिक्रीज होना कहलाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, और जो फॉलिकल डिजनरेट हो गए हैं उस फॉलिकल को हम कहते हैं एट्रेटिक फॉलिकल। अब ऑप्शन को देखते हैं, क्या कहता है, दे गेट इन्वेस्टेड बाई मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, गलत है। दे इनलार्ज इन साइज एंड गेट डॉर्मेंट, रॉन्ग। दे अंडरगो एट्रेसिया और डिजनरेशन, हमने अभी कहा कि फॉलिकल क्या हो रहे थे, डिजनरेट हो रहे थे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 162। क्या कहता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल स्किन, डिफ म्यूटिज्म। आपने सुना होगा एक डिजीज जिसका नाम है क्रेटिनिज्म, है ना। और ये क्रेटिनिज्म कब होता है, अगर चाइल्डहुड स्टेज में अगर थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो गई तो क्रेटिनिज्म होता है। और ये सारे के सारे जो सिम्टम दे रखे हैं ये क्रेटिनिज्म के हैं, ठीक। लेकिन ये क्रेटिनिज्म कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, यानी बाई बर्थ। अब बाई बर्थ कब होगा, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, मदर के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, और प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो इन सारे सिम्टम से आपको फेस करना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आयोडीन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 163। क्या कहता है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू कैनाबिनाइड केयरफुली। कैनाबिनाइड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है ना। पहला स्टेटमेंट है, दे इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रिंसिपली इन जीआईटी। देखिए, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ना कि जीआईटी पे प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया। दे आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा। ये स्टेटमेंट सही है कि जो नेचुरल जो कैनाबिनॉइड होता है उसे हम ऑब्टेन करते हैं कैनबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से, है ना। स्टेटमेंट सी की बात करें तो कहता है, दे कैन बी यूज एज अ मेडिसिन टू ओवरकम द पेन। ये स्टेटमेंट गलत है। पेन को रिलीफ देने के लिए हम कैनाबिनॉइड का यूज नहीं करते, हम मॉर्फिन का यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। दे कैन इंक्रीज हार्ट रेट। हम सभी जानते हैं कि कैनाबिनॉइड को जब हम इनटेक करेंगे, ठीक है, तो कैनाबिनॉइड हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है और हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है ना। तो स्टेटमेंट ए गलत, बी जो है ये ट्रू है, सी जो है फॉल्स है, और डी क्या है, ट्रू है। तो पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट दिख रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 164। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी एंड मार्क द आंसर, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी को आपको सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग आयोडी है, तो गलत हो गया। LNG20 हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, ये सही है। प्रोजेस्टासर्ट की बात करें, ये भी हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है। लिप्स लूप हम जानते हैं कि ये नॉन मेडिकेटेड आयोडी है, गलत हो गया। वॉल्ट्स ये बैरियर मेथड के अंदर आता है, ठीक है, ये आयोडी नहीं है। अब आपसे पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, तो कौन कौन है भाई, बी एंड सी। और बी और सी जो है आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो 164 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 165। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेथोस्फेरिक जोन। हम सभी जानते हैं कि जो स्ट्रेथोस्फेयर है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की बात करें, स्ट्रेथोस्फेयर की बात करें, तो वहाँ पे हमें गुड ओजोन देखने को मिलता है। और वो जो गुड ओजोन है ये फॉर्म करता है ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, जो यूवी रे है, उसको अर्थ पे इंसिडेंट होने से रोकता है, लेकिन फिर भी आता ही है। अगर सोचिए कि अगर उस ओजोन लेयर का अगर थिकनेस कम हो जाता है तो यूवी रेडिएशन के इंसिडेंस का चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और यूवी रे अगर आएगा तो सोचिए कि ह्यूमन के अंदर क्या कर सकता है। ह्यूमन के अंदर स्किन
कैंसर कॉज कर सकता है, उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ये हमारे आई के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर प्रेजेंट रॉड एंड कॉन सेल जो हैं उसको डैमेज कर देगा। पर्सन परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है, ये हो सकता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी रिड्यूस करता है। इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट होने वाले जो इम्यून प्रोटीन है इसको ये डैमेज कर देगा म्यूटेशन के द्वारा, तो ये भी कर सकता है। लेकिन बचा हमारा इंक्रीज लिवर कैंसर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिवर कैंसर का जो मेन रीज़न है वो है एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल एंड एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ड्रग। ये मेन रीज़न है। म्यूटेशन की वजह से कभी भी लिवर कैंसर नहीं होता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 166। क्या कहता है, असर्सन रीजन का एयर का सवाल है, ठीक है। असर्सन कहता है डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन एंड टू मच थ्रस्ट। हम जानते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस को हम ड्रिंकर डिजीज भी कहते हैं। इस डिजीज के केस में पर्सन को एक्सेस थ्रस्ट आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और जितना ज़्यादा प्यास लगेगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वाटर ड्रिंक करेगा, यूरिन जो है वो बॉडी से उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। रीज़न क्या कहता है, वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी स्टेटमेंट सही है। हम जानते हैं कि एडीएच यानी वैसोप्रेसिन जो रिलीज होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, क्लियर है। लेकिन क्या ये असर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं। ये असर्सन, ये स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन असर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर ये एक्सप्लेन कर रहा होता तो लैंग्वेज कुछ इस तरह से होता कि ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच डायबिटीज इंसिपिडस क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है, और एडीएच का जो सिक्रेशन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, क्लियर है। तो अब देखो हमारा आंसर क्या हो सकता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गलत हो गया है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इस तरह से हमारा 166 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 166। क्या कहता है, विच इज ट्रू फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन की रिगार्डिंग आपको बताना है ना। आइए एक बार देखते हैं हम टीसीटी के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, याद है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक तो सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और दूसरा हार्मोन जो सीक्रेट करता है उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, क्लियर है। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, कम करने का काम करता है। यानी इसका मतलब कि ये जो हार्मोन है ये कैसा है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। इतनी बात क्लियर है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पैराथायराइड हार्मोन हाइपरकैल्सेमिक था, लेकिन जो टीसीटी है ये हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। अब आइए ऑप्शन में हम बात करते हैं। प्रोड्यूस बाय पैराथायराइड, नहीं सर, गलत हो गया। प्रोड्यूस बाय थायराइड, यस बिल्कुल। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ईसीएफ, ब्लड क्या है, ईसीएफ के अंदर ही तो आता है ना, तो डिक्रीज करता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आगे भी देखते हैं। प्रोड्यूस बाय पैराथायराइड, गलत। प्रोड्यूस बाय थायराइड, हाँ, लेकिन इंक्रीज कैल्शियम इन ईसीएफ, नहीं। तो हमारा 167 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 168। क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ ऑर्गन डेट आर मेजोडर्मली इन ऑरिजिन। आपके सामने कुछ ऑर्गन के लिस्ट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सा मेजोडर्मल ऑरिजिन है ना। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो इसकी ऑरिजिन मेजोडर्म से हुआ है। ब्रेन की ऑरिजिन इक्टोडर्म से हुआ है। हार्ट की ऑरिजिन, तो ये हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता। आपसे कह रहा है सेट ऑफ ऑर्गन जो मेजोडर्मल है, यह नहीं हो सकता। हार्ट की ऑरिजिन मेजोडर्म से हुई है। नोटोकॉर्ड मेजोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आगे भी एक बार देखते हैं। नर्व कॉर्ड की ऑरिजिन इक्टोडर्म से हुआ है। गोनाइड की ऑरिजिन यानी टेस्टिस और ओवरी की ऑरिजिन मेजोडर्म से हुआ है। लिवर इंडोडर्मल ऑरिजिन वाला स्ट्रक्चर है,
इंडोडर्मल ऑरिजिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, इसकी भी ऑरिजिन इंडोडर्म से हुई है, तो ये भी गलत है। 168 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 169। क्या कहता है? द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप इनटू लार्ज टैंक, है ना। हियर अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, ठीक, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई in the sludge in which tank this process of sewage treatment is performed। एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, है ना। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, तो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन और दूसरा स्टेप क्या है? सेडिमेंटेशन। शहर से आने वाला जो सीवेज वाटर है उसको हम सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग, यहाँ पे हमने इसे जाली लगाकर जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल था, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, हमने इसको रिमूव कर लिया, है ना। और जो वाटर है इसको मैंने प्राइमरी सेटलिंग टैंक में कुछ टाइम के लिए रहने दिया। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल थे वो बॉटम पे क्या हो गए? सेटल डाउन हो गए। और जो वाटर था वो इसके अंदर आपको अब दिख रहा है। अब इस टैंक को हमने क्या किया कि एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम फिर से ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये जो बॉटम पे जो सेटल डाउन हो गया है इसे हम कह रहे हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्लज। और यहाँ पे ये जो वाटर दिख रहा है इसे हम कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लेकर के जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जिस टैंक के अंदर लेकर जाते हैं इसका नाम है एरेसन टैंक। इस एरेसन टैंक के अंदर जो हम प्राइमरी इफ्लुएंट को लाए हैं, यहाँ पे इसका BOD क्या होता है? हाई होता है। तो हमारा मकसद है कि BOD को कम करना, और कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे? ऑक्सीजन का सप्लाई, यानी हम यहाँ पे एरेसन करेंगे। क्लियर है? जब ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंजाई है, वो ऑक्सीजन का यूज़ करके यहाँ पे प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेगा, और फाइनली हमारा BOD क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही BOD कम हुआ, अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरे टैंक के अंदर। अब जो आप यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किया है इस वाटर के अंदर, अब आप मुझे बताइए इस टैंक का नाम क्या है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर जो यहाँ पे आपको फ्लॉक्स जो दिख रहा था, ये फ्लॉक्स क्या होगा? बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्लज, या इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और जो ऊपर आपको वाटर जो दिख रहा है, अब हम इसे कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक अनदर हम टैंक लेंगे। इस टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या नाम है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो सेकेंडरी स्लज है, जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। क्लियर है? जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर को के अंदर जब आप सेकेंडरी, आप कह सकते हैं सेकेंडरी स्लज को डालेंगे, एक्टिवेटेड स्लज को डालेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एक्टिवेटेड जो स्लज है इसके अंदर क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है, फंजाई है, और अब हम इसके अंदर एनारोबिक ट्रीटमेंट करेंगे। और एनारोबिक ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देते हैं? डालेंगे एनारोबिक हम क्या डालेंगे? बैक्टीरिया। और ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया जब हम इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, उन सबको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बायोगैस। तो आपसे यही बात तो पूछा है कि ये जो प्रोसेस है डाइजेस्ट, क्या कहता है? विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज इन विच टैंक दिस प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज परफॉर्म। तो हमारा आंसर क्या होगा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो करेक्ट आंसर जो होगा 169 का क्या होगा? डी। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सेकेंडरी इफ्लुएंट जो दिख रहा है, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे? रिवर के अंदर हम इसे छोड़ देंगे। ये आपको दिख रहा है रिवर।
तो जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है इसे हम रिवर वाटर बॉडी के अंदर रिलीज कर देंगे। क्लियर है? तो इतनी सी थी ये कहानी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 170। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना? क्या कहता है? हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 10 सेगमेंट। स्टेटमेंट रॉन्ग है। हेड जो है, हेड कैप्सूल जो है वो 6 सेगमेंट की फ्यूजन से बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 10, गलत हो गया। हाइपोफैरिंग्स एक्ट एज टंग। हम जानते हैं कि अगर आप कॉकरोच के माउथ पार्ट की बात करेंगे तो हाइपोफैरिंग्स रिप्रेजेंट करता है टंग ऑफ कॉकरोच। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और सही है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ठीक है, कहता है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द प्रोथोरैक्स। देखिए हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच में कॉकरोच का जो थोरैक्स है उसमें 3 सेगमेंट होता है, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग्स अराइज नहीं होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज होते हैं मेजोथोरैक्स से और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज होते हैं मेटाथोरैक्स से। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। एनल सर्काई आर नॉट सीन इन फीमेल। देखिए एनल सर्काई आपको मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा, लेकिन क्या कह रहा है? नॉट सीन इन फीमेल, तो गलत हो गया। 170 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 171, है ना। मैच द कॉलम है। क्या कहता है? पैटेंट ऑन बासमती राइस बाय अमेरिकन कंपनी। बताइए, इंडियन जो बासमती राइस है, ठीक है ना, इसका पैटेंट अमेरिकन कंपनी ने 1997 के अंदर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, 1990 में किया गया था। फिर आगे कहता है ह्यूमेलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो है इसको पहली बार बनाया गया था 1983 के अंदर, यानी सी का 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 के अंदर किया गया था, तो डी का हमारा हो जाएगा 3। क्लियर है? अब देखो ए का 2, ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए। बी का 4 यहाँ है, यहाँ है। अगर हम सी की बात करें तो 1, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 172, है ना। क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कितनी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, अगर मैं आपसे बोलूं तो जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके ग्रोथ रेट को आपको कम करना होगा अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना है तो। दूसरा, हम जो भी फ्यूल यूज़ करते हैं उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करना होगा। तीसरा, आपको ट्री को प्लांट करना होगा। डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फॉसिल फ्यूल है इसके यूज़ को कम करना होगा, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताया जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। भाई रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, अभी तो मैंने कहा प्लांटेशन ऑफ ट्री, है ना, तो ये तो गलत हो गया ना। ग्लोबल वार्मिंग को अगर कंट्रोल करना है तो ट्री को प्लांट करना होगा, यानी रिफॉरेस्टेशन करना होगा, रिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, गलत हो गया। इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, भाई एक साइड हम कह रहे हैं कि रिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज, गलत स्टेटमेंट हो गया। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को आपको इंक्रीज नहीं करना है, कम करना है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही है। कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल को यूज को कम करना होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 173। क्या कहता है? मेनी ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन बिफोर दे कैन बिगिन डाइजेस्टिंग फूड, बट ट्रिप्सिन इटसेल्फ रिक्वायर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ। देखिए पैनक्रियाटिक एंजाइम में आपको कई सारे एंजाइम आपने पढ़ा होगा, जैसे ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इन्हीं 3 का जिक्र करते हैं। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है ट्रिप्सिन का, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें काइमोट्रिप्सिनोजेन की, तो काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है ट्रिप्सिन का, ठीक। तो काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जो ट्रिप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस एंजाइम का यूज़ करते हैं?
ये सवाल आपसे पूछा है। और आपको पता है कि इंटेस्टाइनल जो जूस है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, और वो इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 174। क्या कहता है? हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल है किस तरह से हार्ट के वर्किंग को अफेक्ट करता है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। हमारे पास है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा में दो सेंटर होते हैं, कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर एंड कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, और ये हमारा हार्ट है ना? ये हमारा हार्ट है। हार्ट के राइट ऑरिकल में राइट अपर कॉर्नर पे कौन होता है? एसए नोड। अब कहानी देखो, स्टार्ट होता है। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से एराइज होता है वेगस नर्व। क्या एराइज होता है? वेगस नर्व, जो कि बाई नेचर पैरासिम्पैथेटिक है। कैसा है? पैरासिम्पैथेटिक। अब इस वेगस नर्व का एक ब्रांच इनर्वेट करता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर कहाँ पे? एसए नोड के अंदर। इसे हम कहते हैं कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। जब कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जब न्यूरल सिग्नल सेंड करता है तो ये जो इनर्वेट किया था वहाँ पे ये रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? अब आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पूछा है, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट आर रिड्यूस। क्या कह रहा है? बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट आर रिड्यूस, है ना? हमने कहा कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट ये दोनों क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। लेकिन आगे भी देखते हैं। हार्ट रेट इज इंक्रीज, गलत है। हार्ट रेट को इंक्रीज कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा 174 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 175। क्या कहता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है ना? क्या कहता है कि जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपके लंग्स के अंदर जितना अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, फिल्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? हमें पता है उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे ये चीज़ें नहीं दे रखा है, तो आइए थोड़ा हम समझते हैं। इधर देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी एंड ईआरवी को ऐड कर दे तो बोलो क्या मिलेगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड ईआरवी इन तीनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा? वाइटल कैपेसिटी। अब बोलो इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब ऑप्शन से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी हमें लिखना है ना, लेकिन क्या दे रखा है यहाँ पे? ईआरवी एंड टीवी, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है टीवी, आईआरवी एंड एफआरसी। टीवी, आईआरवी और इन दोनों का सम हमने कहा एफआरसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। 175 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 176। क्या कहता है? इफ द डिजायर जीन इज इंट्रोड्यूस इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ गैलेक्टोसाइडेज इन PUC8 क्लोनिंग वेक्टर, द रिजल्टेंट होस्ट सेल विल, क्या होगा, है ना। थोड़ा सा देखते हैं PUC8 की कहानी, ठीक है। देखो हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम है PUC8। PUC आप कह सकते हैं 8। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, U स्टैंड फॉर UC स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जब आप PUC18 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक सेलेक्टेबल मार्कर आपको जीन मिलेगा जिसे हम कहते हैं एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी के अंदर एक और सेलेक्टेबल मार्कर जीन आपको मिलता है, और इस जो सेलेक्टेबल मार्कर जो जीन है यहाँ पे उसे हम कहते हैं लैक जेड जीन कहेंगे, लैक जेड जीन, है ना।
अब ये लैक्जेट जीन की कहानी कुछ ऐसी है कि ये फॉर्म करता है एक केमिकल जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इतनी बात क्लियर है। जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होता है ना, तो मान लीजिए कि इस केमिकल के प्रेजेंस में आपने एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जिसका नाम है एक्स गैल, ये कलर वाइज अगर आप देखेंगे तो ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट कलर। जब एक्स गैल सबस्टेंस के ऊपर जब आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज डालेंगे तो इस एक्स गैल को यानी वाइट कलर सबस्टेंस को ये चेंज कर देगा ब्लू कलर में। किस में चेंज कर देगा? ब्लू कलर में। इतनी बात समझ में आया? अब हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द डिजायर जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ गैलेक्टोसाइडेज। अब देखिए इधर क्या बोल रहा है आपको। आपने किया क्या कि हमारे पास ये मान लो डिजायर जीन है, ये जो हमें दिख रहा है ये मान लीजिए डिजायर जीन है। आपने इस डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है कोडिंग सीक्वेंस ऑफ गैलेक्टो इस लैक्जेट रीजन में। तो मुझे बताइए कि जब आप इस डिजायर जीन को इस रीजन में आप इसे इंसर्ट करेंगे तो लैक्जेट जो जीन है वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और जब लैक्जेट जीन इनएक्टिव हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा? मुझे बताना कि क्या ये वाइट कलर सबस्टेंस एक्स गैल क्या ये ब्लू कलर में चेंज हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपको दिख रहा है ना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप एक काम करो, आप किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर आप डाल दीजिए। इसको आपने ट्रांसफ़र किया और अब आपने बैक्टीरियल सेल को कल्चर करवाया। जिस प्लेट पे आप कल्चर करवा रहे हैं उस मीडियम में आप क्या डालिए? एक्स गैल डालिए, वाइट कलर सबस्टेंस डालिए। तो मुझे बताओ वहाँ पे जो कॉलोनी अपीयर होगी वो कैसी कॉलोनी अपीयर होगी? ब्लू या वाइट? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि वहाँ पे जो कॉलोनी अपीयर होगी वो वाइट कलर का कॉलोनी अपीयर होगी। वाइट कलर कॉलोनी क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि सर लैक्जेट जीन का क्या हो गया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट कहता है प्रोड्यूस वाइट कलर कॉलोनी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 176 का वो है ए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 177। क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस। रिप्रोडक्टिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जो किसी भी मेल या फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद स्टार्ट होता है। जैसे ही मेल प्यूबर्टी एज को अटेन करता है, स्टार्ट क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। अब आप मुझे बताइए कि गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला स्टेप है, यानी हम कहेंगे बी। गैमेटोजेनेसिस जब मेल बॉडी के अंदर बना तो इस गैमेट को हमें ट्रांसफ़र करना होगा फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। और मेल गैमेट का ट्रांसफ़र अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हमारा सी स्टेप में है। अब जब इंसेमिनेशन हुआ तो फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हमारा है डी पे। फर्टिलाइजेशन के बाद बताइए क्या होगा? आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा, और इम्प्लांटेशन है एफ पे। इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और उस स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन। और जब गेस्टेशन कंप्लीट होगा तो मुझे बताना क्या होगा? पार्चुरेशन, है ना। और पार्चुरेशन जो दे रखा है वो है ए। तो हमारा जो सीक्वेंस है बी सी डी एफ ए ई, बी सी डी एफ ए ई, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 178। क्या कहता है? कंप्लीट द एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे दे रखा है ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, और यहाँ पे है पेक्टोरल गर्डल। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है, इस पेक्टोरल गर्डल के जो स्कैपुला है उसके अंदर आपको मिलता है ग्लिनॉइड कैविटी, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर है? आगे क्या कहता है? पेल्विक गर्डल। ठीक उसी तरह से अगर हम नीचे की बात करें, पेल्विक गर्डल की अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको एक कैविटी मिलता है एसिटाबुलम कैविटी, और उस एसिटाबुलम कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ फीमर। क्लियर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 179। क्या कहता है? कंसिडर द गिवन
टू अ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है फोटोटॉपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ रॉड इन ह्यूमन आई। देखिए, फोटोटॉपिक विजन एंड कलर विजन आर द फंक्शन ऑफ कॉन सेल नॉट रॉड सेल। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है ना। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्कोटॉपिक विजन या ट्विलाइट विजन की अगर हम बात करें, ये फंक्शन होता है रॉड सेल का, ना कि कॉन सेल का। यहाँ पे दे रखा है कॉन, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, यस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 180। क्या कहता है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर को ढूंढना है। कहता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इन एग्रोज विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सीवीड। थोड़ा सा ध्यान रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो हम जेल का यूज करते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रेड अलगी, जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। और आपसे पूछा है करेक्ट। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो कहता है डीएनए फ्रैगमेंट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज थ्रू सिविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल। ध्यान रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम डीएनए के फ्रैगमेंट को जो सेपरेट करते हैं वो चार्ज के आधार पर नहीं करते, बल्कि मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर करते हैं, ठीक है। इसके वजह से हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया? गलत हो गया। आपसे पूछा, करेक्ट है ना। कहता है द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था अ स्मॉलर। क्या होना चाहिए था? अ स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव। आगे स्टेटमेंट अगर हम डी की बात करें, सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोजेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस इज नोन एज इल्यूजन। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हम जानते हैं कि जब डीएनए का फ्रैगमेंट जब सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं ताकि हमें ऑरेंज बैंड दिखे। उस ऑरेंज बैंड को हम कट करते हैं, उसे कट करके बाहर निकालेंगे, फिर हम उस जेल को डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, और डिज़ोल्व करने के बाद हम अपने डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं डिज़ायर जीन को। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूजन। तो 180 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 181। सेलेक्ट द मिसमैच। आपसे पूछा है मिसमैच विथ रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। क्वाइटस इंटरप्टस ये नेचुरल मेथड के अंदर आता है, ये सही है। कॉन्डोम फिजिकल मेथड के अंदर आता है, ये भी सही मैच है। ट्यूबेक्टोमी हम इसे स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी सही है। लिप्स लूप, है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो लिप्स लूप है ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? मेडिकेटेड, जिसकी वजह से ये गलत हो गया और आपसे मिसमैच पूछा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 182। क्या कहता है? द मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर। देखिए, मेल एंड फीमेल कॉकरोच को अगर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एनल स्टाइल। ये एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ आपको मेल कॉकरोच में मिलेंगे, फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल नहीं होता है और ये एक्सटर्नली विजिबल होता है, तो आप मेल और फीमेल कॉकरोच को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 183। ठीक, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए, अगर हम फैटी एसिड की बात करें, ठीक है, इन अ डाइग्लिसराइड, हम जानते हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों जुड़े होते हैं किस बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड की हेल्प से। लेकिन आपसे पूछ रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये तो गलत हो गया ना। मोनोसैकेराइड इन अ पॉलीसैकेराइड। देखिए, एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से, तो ये भी गलत हो गया। आगे कहता है न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। देखिए, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से। तो ये हमारा करेक्ट है और इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, अमीनो एसिड इन अ पेप्टाइड। किसी भी प्रोटीन की जब आप बात करते हैं तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा होता है, तो ये तो गलत हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 184। एरियोलर टिश्यू है ना एंड एडिपोज टिश्यू आर कंसिडर्ड टू बी। पहला ऑप्शन कहता है अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक। लेकिन एडिपोज टिश्यू को हम कंसिडर करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू तो है ही, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी है। लेकिन एरियोलर सिर्फ लूज है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ये जो हमारा है वो तो गलत हो गया ऑप्शन। आगे कहता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेस्पेक्टिवली। गलत हो गया। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जी हाँ बिल्कुल, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 184 का वो सी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 185। क्या कहता है अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इधर देखिएगा, एक कंपाउंड है जिसका नाम है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड ये सबस्ट्रेट है और इस सक्सेनिक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है। ये जो फ्यूमेरिक एसिड है ये प्रोडक्ट है, लेकिन इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और वो एंजाइम हमारे पास है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है एंजाइम है। ये रिएक्शन चल ही रहा था, तभी हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक इनहिबिटर डाल दिया और जो इनहिबिटर है इस एंजाइम का उसका नाम है मेलानोइक एसिड, या इसी को हम कहते हैं मेलोनेट। क्या बोलेंगे, मेलोनेट। ये मेलोनेट क्या है भाई, इनहिबिटर है। देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की खास बात ये होता है कि ये सबस्ट्रेट का एनालॉग होता है। सबस्ट्रेट का एनालॉग कहने का मतलब है कि ये सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है, ठीक। और ये जाकर के एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। अब सोचो कि जब इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर गया, ठीक है, तो क्या ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर पाएंगे, नहीं। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या हमारा प्रोडक्ट फ्यूमेरिक एसिड बन पाएगा, नहीं। यही आपसे पूछा है यहाँ पे, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, मेलोनेट, या आप कह सकते हैं मेलानोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 186। सेक्शन बी में हम लोग आए हैं, है ना। 186 क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में आपको सेलेक्ट करना है। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो कहता है नोस्टॉक एजोस्पाइरिलम, ठीक है। ये नोस्टॉक एंड एजोस्पाइरिलम ये बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करते हैं। हाँ, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये बायो कंट्रोल एजेंट है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, बायो फर्टिलाइजर है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, बैसिलस थुरिंजेंसिस ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एफिड ये पेस्ट है, ठीक है। तो ये इसके वजह से हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस बैकुलोवायरस, है ना, बैसिलस थुरिंजेंसिस ये सारे के सारे क्या हैं, बायो कंट्रोल एजेंट है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई है, लेडी बर्ड, बीटल है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो 186 का करेक्ट आंसर क्या है, सी, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 187। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन।
आप ये बचपन से जानते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आगे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 188। क्या कहता है? मार्क द ऑप्शन वेयर द डिस्क्रिप्शन मेंशन इज नॉट ट्रू। आपसे पूछा है नॉट ट्रू, और वो किसके बारे में? साइकोग्लोसस, पिनैक्टेडा एंड लैक्सिफर। हम जानते हैं कि साइकोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, पिनैक्टेडा पर्ल ऑयस्टर मोलस्का है ना, मोलस्का है, लैक्सिफेरा लैक इंसेक्ट, ठीक है ना, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अब कह रहा है कि ऑल पोजेस बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। नॉट ट्रू कह रहा है आपसे, नॉट ट्रू है ना, यानी इनकरेक्ट ढूंढना है। इन सब के अंदर हमें बाइलैटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलता है, यानी ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है, लेकिन हमें नॉट ट्रू को ढूंढना है। ऑल पोजेस ट्रू सिलोम, सबके अंदर ट्रू सिलोम है, ये भी सही है। ऑल पोजेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। डी में कहता है ऑल पोजेस अस्टोमोकॉर्ड एज बक्कल डाइवर्टिकुलम। देखिए अस्टोमोकॉर्ड जिसे आप बक्कल डाइवर्टिकुलम कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेमिकॉर्डेटा के अंदर मिलते हैं, यानी ब्लैनोग्लोसस के अंदर मिलेगा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा के अंदर नहीं मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऑल पोजेस, तो गलत हो गया ना, तो ये गलत होने की वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 188 का डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 189। क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है, पहला स्टेटमेंट है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विथ बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का ट्रू स्टेटमेंट है। आगे कहता है कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबली ओरिजिनेटेड अराउंड 3 मिलियन ईयर अगो। गलत हो गया ये, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ था 3 बिलियन ईयर अगो, यहाँ पे लिखा है 3 मिलियन, तो गलत हो गया। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, ओशियन, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। अब बताइए 1A और C हमारा सही है, और A और C आपको कहाँ मिल रहा है भाई? A और C, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 189 का C। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 190। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच, ठीक है, इनकरेक्टली मैच है ना। रेडियो एक्टिव वेस्ट, हम सभी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट का एक ही सॉल्यूशन है, आप उसको सील्ड मेटेलिक कंटेनर के अंदर पैक कीजिए, ठीक है, और अर्थ सरफेस से आप तकरीबन 500 मीटर बिलो आप उसे क्या कीजिए? बरीड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है? बरीड डीप बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, ये भी हमारा सही है। इकोसैन, अगर हम टॉयलेट की बात करें, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट गलत है, और आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सॉलिड वेस्ट। सैनिटरी लैंडफिल, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 190। क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा वो मायोमैट्रियम के ऊपर प्रेजेंट ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और फाइनली बेबी क्या होगा? एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो पहला क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन एक्सेप्ट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो होगा ये सही है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम पास्ट डिस्टालिस, नहीं ये गलत है। इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, देखिए जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, कब की बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जब आप रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो क्या होता है? कम होता है, ठीक। लेकिन एट आप कह सकते हैं ड्यूरिंग अगर आप पार्चुरेशन की बात करेंगे तो पार्चुरेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का जो लेवल है सेवरल टाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम जाता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो रेशियो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो क्या कहता है? इंक्रीजेस
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये भी हमारा सही है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये भी सही है। आपसे पूछ रहा था एक्सेप्ट यानी गलत, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। इतनी बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 192। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सेकेंड हार्ट साउंड जो है कब सुनने को हमें देखने को मिलता है? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। और किसकी वजह से सुनाई देता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, अगर आप सेकेंड हार्ट साउंड की और भी तारीफ करें तो ये इसका जो हाई पिच साउंड है, ठीक है ना, लेस ड्यूरेशन तक आपको सुनाई देगा। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, यस सही है। लो पिच एज कॉम्पेयर टू फर्स्ट हार्ट साउंड, नहीं लो पिच नहीं होता है भाई, हाई पिच होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। हर्ड एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, यस वेंट्रिकुलर डायस्टॉल से ठीक पहले आपको सुनाई देगा, ये भी सही है। इट इज़ द शॉर्टर ड्यूरेशन, आप कह सकते हैं यस कम ड्यूरेशन तक आपको सुनाई देगा। लब का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, डब का ड्यूरेशन कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ इनकरेक्ट आपसे पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हमारा क्या होगा? बी। 192 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 193। क्या कहता है? बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड बट 3 रीजन आर प्रेजेंट, प्रोबोसिस विथ ग्लोमेरुलाई, अ कॉलर विथ स्टोमोकॉर्ड एंड अ ट्रंक, दिस फीचर आर सीन इन। हेमिकॉर्डेटा का नाम सुना होगा। हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनके बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं मिलता, लेकिन उसके बॉडी के अंदर 3 पार्ट आपको जरूर मिलेंगे। एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं प्रोबोसिस, और उस प्रोबोसिस वाले रीजन में एक ग्लैंड मिलता है जिसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। वो प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें कुछ है नहीं, सिंगल सिर्फ ग्लोमेरुलस आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जब आप प्रोबोसिस के बाद जब आप कॉलर रीजन में आएंगे तो आपको मिलता है स्टोमोकॉर्ड, और फिर उसके बाद आपको मिलता है ट्रंक। यानी हेमिकॉर्डेटा का 2 ही मेंबर है, ब्लेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो बताइए यहाँ पे मेजर कीजिए। पेट्रोमाइजोवन साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, गलत हो गया। डोलियोलम गलत है, एप्लेसिया गलत है। हमारा आंसर क्या होगा? ब्लेनोग्लोसस। 193 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 194। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द सब म्यूकोसल ग्लैंड। देखिए हम सभी जानते हैं कि ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा होता है वहाँ पे एक मल्टी सेलुलर आपको ग्लैंड मिलता है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। वो ब्रूनर्स ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, उसका सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है ना, कि जो काइम आ रहा है ड्यूडेनम से उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करना है ना। तो बताइए, ऑक्जेंटिक ग्लैंड ऑफ स्टोमक गलत बात है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गलत। ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम यस। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। इतनी बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 195। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन, हम जानते हैं कि पेंगुइन क्या है जी? बर्ड है। और डॉल्फिन क्या है? बोलो, मैमल्स है ना। बर्ड का आप कह सकते हैं पेंगुइन का फ्लीपर और डॉल्फिन का फ्लीपर, ठीक है। एक बर्ड है, एक मैमल है, लेकिन दोनों ने अडॉप्ट किया सेम हैबिटेट के लिए, दोनों ने अपने आप को अडॉप्ट किया स्विमिंग के लिए। इसका मतलब ये दोनों एनालोगस ऑर्गन है, और एनालोगस ऑर्गन जो है ये बेस्ड ऑन आप कह सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन और एनालोगस ऑर्गन यस। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार चीज़ों को देखते हैं आगे। स्वीट पोटैटो, हम जानते हैं कि ये रूट है। पोटैटो क्या है जी? स्टेम है। और एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं, ये एनालोगस ऑर्गन है, और एनालोगस शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो गलत हो गया ना। डार्विन फिंचेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन, गलत है। डार्विन फिंचेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेट ब्रेन एंड हार्ट फॉर्म द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, नहीं, वर्टिब्रेट ब्रेन की अगर हम बात करें, जितने भी वर्टिब्रेट ब्रेन है, ठीक है ना, जितने भी वर्टिब्रेट के ब्रेन है वो आपस में आप कह सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन है। ऑल वर्टिब्रेट हार्ट होमोलोगस ऑर्गन है, और होमोलोगस ऑर्गन शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे दे रखा है एनालॉजी, गलत हो गया। 195 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
196 है ना, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। देखिए जब आप एक नॉर्मल ईसीजी को आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको मिलता है पी वेव, इसके अलावा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, और इसके अलावा आपको मिलता है टी वेव। हमें पता है कि जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एट्रियल सिस्टोल। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा विच लीड्स टू वेंट्रिकुलर, आप कह सकते हैं सिस्टोल। ठीक, जो टी वेव है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगा तो आप कह सकते हैं विच लीड्स टू फॉलोड बाय, आप कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है, इन सब के बाद जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है वो ये देखना कि जो एंड ऑफ द टी वेव आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, आप कह सकते हैं एंड ऑफ टी वेव। ये जो एंड ऑफ द टी वेव है ये मार्क करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। हमने अभी आपसे कहा कि पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो एट्रियल सिस्टोल होगा, है ना, यानी एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, QRS वेव इनिशिएट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यह भी हमने कहा कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने अभी कहा, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो टी वेव का जो एंड है वो मार्क करता है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फोर्थ जो ऑप्शन है क्या कहता है कि क्यू वेव, किसकी बात कर रहा है, क्यू वेव मार्क द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल। नहीं सर, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, और इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 196 का वो क्या होगा, डी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 197। क्या कहता है, बोन इज अ फिल इन द ब्लैंक कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन सेल आर कॉल्ड डैश 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 आर लोकेटेड इन अ स्पेस नोन एज फिल इन द ब्लैंक, है ना। हम सभी जानते हैं कि बोन जो है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना, लेकिन इस दोनों ऑप्शन में डेंस दे रखा है, गलत हो गया। बोन सेल को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट कहते हैं, और ये ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है बोन के मैट्रिक्स के अंदर, और बोन के मैट्रिक्स के अंदर आपको वैक्यूल लाइक स्पेस मिलेंगे। उस वैक्यूल लाइक स्पेस को हम कहते हैं लैकुना, और हर लैकुना के अंदर आपको कितने ओस्टियोसाइट मिलेंगे, ओनली 1 ओस्टियोसाइट मिलेंगे। ठीक है, आइए अब फिल कीजिए। बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यस। बोन सेल आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट, यस। लोकेटेड इन स्पेस नोन एज लैकुना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। 197 का करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 198। क्या कहता है, हाई वैल्यू ऑफ BOD। BOD का फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इंडिकेट दैट। मान लीजिए आपने किसी वाटर बॉडी का सैंपल लाया जिसका BOD बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करता है भाई, ये इंडिकेट कर रहा है कि उस वाटर बॉडी का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन आगे कहता है वाटर इज लेस पॉल्यूटेड, नहीं। कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इज हायर बाई माइक्रोब्स, नहीं। आप कह सकते थे कि कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाई माइक्रोब इज हायर। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, वाटर इज प्योर, नहीं। 198 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 199। क्या कहता है, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम हैज प्रूव्ड टू बी अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ट्राइकोडर्मा हर्जियनम जो है एक फंगिसाइड है।
ठीक है, फंगिसाइड की तरह ये वर्क करता है। मान लीजिए कि हमारा क्रॉप सॉइल में लगा हुआ है और सॉइल के रूट में अगर कोई फंगस अगर इन्फेक्शन कॉज करता है तो इस ट्राइकोडर्मा हर्जियनम को हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। तो आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन। क्लियर है। आगे देख लेते हैं ABC को। ठीक है, बायो रेमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल, नो। आगे हम कह सकते हैं रिक्लामेशन ऑफ वेस्टलैंड, नो। जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट, ये भी गलत है। तो 199 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 200 कंप्लीट द एनालॉजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक साइड आपको दे रखा है चार्ल्स डार्विन। हम सभी जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे विजिट किया था, है ना। लेकिन इसके दूसरे साइड दे रखा है अल्फ्रेड वेलेस, है ना। इनका पूरा नाम AR वेलेस है। ठीक है, अब आप इनके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। ये एक नेचुरलिस्ट है और इन्होंने भी, ठीक है ना, डार्विन के टाइम पे, डार्विन के पैरेलल इन्होंने भी एक आइलैंड पे विजिट किया था। ठीक है ना, नेचर को स्टडी किया। ठीक है ना, और उस आइलैंड का नाम था मलाय आर्चिपिएगो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो आई होप कि यह सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।